नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के मुद्दे में। मैं हूं देशम मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बिहार में चल रही सियासी हलचल से संबंधित है। बिहार में एलजेपी में किस तरीके की खींचातानी और राजनीतिक जो गठबंधन चल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, उससे संबंधित है। साथ ही बिहार के विकास से संबंधित है, क्योंकि नीति आयोग की विकास सूचकांक रिपोर्ट तो यहाँ कुछ और ही बताती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इन्हें राजनीति के बारे में समझ है, ये जानते हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है अवनीश शर्मा, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राकेश जी, आपसे मेरा जो पहला प्रश्न ये है कि अगर एलजेपी अगर ये गठबंधन में जुड़ जाती है, अगर इसके साथ महागठबंधन हो जाता है, तो इसमें जो बिहार है उसकी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताना चाहेंगे राकेश जी? जी जी, अगर देखा जाए तो आरजेडी प्लस एलजेपी अगर इनका गठबंधन होता है तो यहाँ पर 17-17-6 का समीकरण बनता है। 17-17-6 के समीकरण का मतलब है कि 17% जो वोट है वो यादवों के, 16% वोट मुसलमानों के और 6% वोट जो है वो पासवान जो समुदाय है बिहार का उसके होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर महागठबंधन में दो ही पार्टियों की अगर वोटिंग देखी जाए तो 39% के आसपास बैठती है। अब ये माना जा रहा है कि एलजेपी में दो फाड़ हो चुके हैं, एलजेपी दो धड़ों में बट चुकी है। तो इस पर थोड़ा संशय पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो 6 लोकसभा के जो सांसद हैं चिराग पासवान को मिला करके, उसमें से 5 सांसदों को जिताने में जो योगदान है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की लहर के कारण हुआ है। और उस समय रामविलास पासवान भी जीवित थे। तो अगर इसका ओवरऑल अगर एनालिसिस निकाला जाए तो हम इस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि अभी हम बैठ करके समीकरणों में कयास लगा सकते हैं कि कौन वर्ग किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगा या कौन सी राजनीतिक पार्टी राकेश किस जी, मेरा वर्ग को आपसे साधने का काम इसी करेगी। और एक सवाल है। आपने अभी देखा 2020 में आपके जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी आपको किसकी तरफ नजर आई, जेडीयू की तरफ या एलजेपी की तरफ? क्योंकि हमें पता चला है या फिर हम देख पा रहे हैं, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे, वहां वहां कहीं ना कहीं एलजेपी के भी पीछे से उतर गए थे, जो उनके वोटों को काटने के लिए काफी थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में देखो अगर कि क्या ये आंतरिक तौर पर गठबंधन नहीं था? देखिए अगर देखा जाए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जिस प्रकार का गठबंधन था, भाजपा और जेडीयू बिहार के चुनाव में साथ जाते हैं और उसके बाद जिस प्रकार का बदलाव हमने बिहार की राजनीति में देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, अगर एलजेपी की जो रणनीति जो थी वो इस प्रकार की थी कि किसी भी, क्योंकि एलजेपी के नेता जहां कहीं पर भी जाते वो ये बात को दोहराते कि आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो फील्डिंग सेट होने का जो एक मतलब होता है ना, वो कहीं ना कहीं पहले से ही अंदर एक फील्डिंग सेट थी कि किस प्रकार से जेडीयू इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बिहार की राजनीति में फिलहाल बन गई है। तो अगर आप इस घटनाक्रम का ही ये साइड इफेक्ट है, उद्देश्य जी मैं आपको बता दूं 2020 के जो चुनाव थे, 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे, उसी का ही ये साइड इफेक्ट है। ये एलजेपी जो दो फाड़ हुई है, कहीं ना कहीं जेडीयू ने ये काउंटर अटैक किया है और उसी काउंटर अटैक का बिल्कुल, मैं परिणाम इसी है कि सवाल आज को एलजेपी दो भागों अवनीश में जी बढ़ की चुकी तरफ है। ले जा बिल्कुल राकेश जी, मैं इसी सवाल को अवनीश जी की तरफ ले जाना चाहूंगा कि अवनीश जी, जो ये एलजेपी में इस समय हो रहा है कि 20 मिनट तक भतीजा चाचा के घर के सामने खड़ा रहता है और बाद में पता चलाता है कि यार उसका तख्ता पलटी हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है अवनीश जी? सुन पा रहे हैं आप? देखिए उद्देश्य साफ तौर पर है कि मुलाकात कई प्रकार की होती है, पर मुलाकात को एक राजनीति तौर से पेश करना ये उचित नहीं होता, क्योंकि राजनीति होती है नहीं, पर कहीं आप समझ मुलाकात नहीं में रहे अगर हैं। हमारा राजनीति कहने का बढ़ा दिया मतलब जाए है तो ये उचित एलजेपी नहीं जैसी होगा। पार्टी में अपने बेटे को, मतलब जिसकी रामविलास पासवान जो कि एक पिता थे, उनके ही बेटे को आप उनकी पार्टी से दूर कर देते हैं। राजनीतिक कारण है, समझता हूँ कि उन्होंने जो हमारे नीतीश कुमार थे उनसे भी
गलत बोला था, जो भी बात हुई थी, लेकिन इस तरीके से पार्टी से निकाल जाना क्या आपको सही लगता है? अवनीश जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए जिस हिसाब से पार्टी का फैसला है, जो जी उद्देश्य जी, आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी। देखिए जो भी पार्टी का आदेश होता है, हाईकमान का होता है, वही पर यह लागू किया जाता है। जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और जैसे भी चल रही है, जो पार्टी का कार्य चल रहा है वो उचित ही चल रहा है, और जैसे भी होता है आगे उसको देखा जाएगा। अभी बिल्कुल, मतलब आप राजनीति ये से कहना चाहते हैं कि जो पार्टी के जो सभासद कह देते हैं वो ही सही है। अपने राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए ऐसा है, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र पर जिम्मेवारी आई। अब जब पार्टी से सब कुछ हो गया है, देखो इसकी जड़ जो है ना वो विधानसभा का चुनाव है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चिराग पासवान का ये मानना था कि कहीं ना कहीं हम जो है वो अगर 30 से 35 सीटें अगर इस विधानसभा चुनाव में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक सरकार बना सकते हैं और उसमें जेडीयू को बाहर किया जा सकता है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि चुनावों से पहले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए थे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अंदर खाने ये बातचीत सामने आई है कि अगर चुनावों के दौरान ही एलजेपी दो भागों में बंट चुकी थी, क्योंकि एलजेपी की जो सांसद है, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, चाहे प्रिंस राज हो, चाहे वीणा देवी हो, चाहे चौधरी साहब हो, जितने भी जो सांसद है ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ नहीं थे। यह आपको बाहरी तौर पर लगता था, लेकिन आंतरिक तौर पर ये कोई भी जो व्यक्ति था इनके साथ नहीं था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पर नीतियों का विरोध चल रहा था, यानी पार्टी के अंदर ही भीतरघात चल रहा था और उसी का फायदा उठाया जेडीयू ने, क्योंकि जेडीयू को जो जो एक दंड, जो एक प्रकार का जेडीयू को जो सजा जो मिली इस चुनाव के दौरान, ये जेडीयू ये मानती है कि हमारी 30 से 35 सीटों का जो नुकसान है वो एलजेपी के कारण हुआ है। और क्या इसको हम काउंटर अटैक कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजीव रंजन, जो कि जिनको ललन सिंह कहते हैं, जो कि सांसद है जेडीयू से, उनकी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका ज्यादा थी। सूरजभान सिंह, मैं आपको नाम बता देता हूँ, सूरजभान सिंह की बहुत बड़ी भूमिका इसमें थी, क्योंकि सूरजभान सिंह के जो भाई है वो एलजेपी में सांसद है और कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह ने इन पांचों लोगों को साथ लाने का काम किया। एक तीसरे व्यक्ति का नाम जो है वो अभी पता लग नहीं सका है, लेकिन देखा जाए तो जेडीयू के अंदर ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने एलजेपी को दो भागों में बांटने का एक कार्य किया है। तो कहीं ना का मतलब मतलब है एक तरीके अब से जो है, कहा जाए अब कि जो दो बिल्लियों की जी लड़ाई में बंदर रोटी चुक गया। बिल्कुल, जी कि दो जी बिल्लियों की लड़ाई में एक तरीके से बंदर रोटी खा गया, ये आप कहना चाहते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल। आप राजनीतिक विशेषज्ञ है राकेश जी। बोलिए राकेश जी, बोलिए। इसमें इसमें एक बात मैं और ऐड कर देना चाहूंगा। अब जो मामला है, अब देखो, अगर इस मामले में अगर देखा जाए तो नियम तो ये बनता है, नियम तो ये कहता है कि अगर आपके साथ किसी भी पार्टी के आधे से ज्यादा अगर सांसद हो तो आप पाला बदल सकते हैं। यही हुआ है, 6 सांसद टोटल है, 5 सांसद एक तरफ है, एक बिल्कुल अकेला अलग पड़ चुका है। तो अब जो मामला है वो चुनाव आयोग में जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे देश में एक स्वतंत्र संस्था है जो कि राजनीतिक दलों का नियमन और विनियमन करने का कार्य करती है। तो चुनाव आयोग के समक्ष जब ये जाएंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने पांचों नेताओं को संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति कुमार पारस को की नियुक्ति कर दी गई है, यानी पशुपति कुमार को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको सपोर्ट होगा वही सत्ता में रहेगा। बिल्कुल, यहाँ इसका फैसला अगर चुनाव आयोग आने वाले वक्त में कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि बिल्कुल, मैं आपको तो बताऊं, राकेश मैं जी अब अरे मैं आपसे एक 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 छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल पार्टियों का भी जो लोकतंत्र होता है, पार्टियां भी उसी के अनुसार चलती है। तो लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल बिल्कुल अगर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर जिसको अपना नेता मानेंगे, पार्टी भी उसी के अनुसार चलेगी। तो चिराग बिल्कुल। पासवान, अब मैं आपसे, राजनीतिक विशेषज्ञ राकेश जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल पुरानी पार्टी का है, आरजेडी की पार्टी का है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी से तेज प्रताप का मिलना आपको किस ओर संकेत करता है? कि ये क्या एक गठबंधन की बात चल सकती है या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात इसको माना जाए? अब देखिए, अगर जीतन राम मांझी जिस प्रकार से आरजेडी के नेताओं से मिले हैं,
अब लालू यादव के बाहर आने के बाद सक्रियता बढ़ी है बिहार की राजनीति में। जो हलचल है ना, इस हलचल को आप जीतन राम मांझी के बयान सुनिए। सबसे पहला बयान, टीकाकरण का जो शपथ पत्र होता है उस पर नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों छप रही, नंबर 1, जबकि एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है। इनकी जो पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम जो है वह एनडीए का हिस्सा है। इनके बेटे नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है। तो अब दूसरा बयान सुनिए इनका दूसरा ये बयान था अभी अभी फिलहाल, कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उन्होंने उन नीतियों की आलोचनाएं की। तीसरा बयान सुनिए, उनको कहीं ना कहीं उनकी ये महत्वाकांक्षा है, उनको राज्यपाल का पद चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। जब गठबंधन हुआ था उस समय हिंदुस्तान अवाम मोर्चा या चुनाव से पूर्व जो गठबंधन हुआ था उसमें यह शर्त थी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को इतनी सीटें मिलेगी और उस अगर सरकार बनती है तो उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा कैबिनेट में। ये पहला वादा जो था ये एनडीए ने पूरा किया है। तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पर पहले भी बीजेपी को भरोसा नहीं था, इस बार भी बीजेपी को भरोसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को जो जिस कोटे से सीटें गई है ना वो जेडीयू के कोटे से सीटें गई है, और वीआईपी पार्टी को जो सीटें गई है ना वो बीजेपी के कोटे से सीटें मिली थी, क्योंकि यहाँ 4 पार्टियां थी, 2 बड़े दल थे, 2 छोटे दल थे, तो दोनों ही दलों को एक एक दल ने एक प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब जेडीयू की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, क्योंकि जेडीयू भी कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी के बंगाल में चुनाव हारने के बाद और यूपी चुनाव नजदीक आने के कारण अब आक्रामक तेवर अपनाए हुए। तो यहाँ पर कई प्रकार के समीकरण बन रहे हैं। राकेश जी, आपकी बात को रोकना चाहूंगा, समय की महत्वता आप भी जानते हैं कि कितनी जरूरी होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल है मेरा, कि विकास की बात करते हैं। अगर जनता आपको चुनती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनती है, तो सिंपल सी बात है उसको अपना विकास चाहिए। लेकिन आप मेरे को बताइए कि जो नीति आयोग की विकास सूचकांक रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार बिल्कुल अंतिम पायदान पे आया है, जबकि केरल जैसा राज्य पहले पायदान पे है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नीतीश कुमार की कमी मानी जाए या फिर राजनीतिक पार्टियों का आपस में ही दबंगई कहे या कुछ कहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक केरल का सवाल है, केरल एक भारत का सबसे बड़ा शिक्षित राज्य केरल है, यह आपको भी जानकारी है, मुझे भी है। केरल की जनसंख्या कम है, केरल पर्यटन के मामले में आगे है। केरल में अगर आप देखा जाए तो जिस प्रकार से खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, केरल में जिस प्रकार से उद्योग जो लगे हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं केरल, क्योंकि समुद्री क्षेत्र होने के कारण मछली पालन भी बहुत ज्यादा होता है। तो केरल कई मायनों में बिहार से आगे। बिहार और केरल के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। केरल की तुलना कर्नाटक से हो सकती है, तमिलनाडु के साथ हो सकती है। नहीं, बिल्कुल, केरल को हमने इसलिए इसमें जोड़ा है क्योंकि वो पहले पायदान पे है, जबकि जो बिहार है वो बीच में ना होकर आखिरी पायदान पर है। तो उसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिरी पायदान पे क्या? मैं बिहार पे आता हूँ। बिहार में पिछले 15-20 सालों से एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, ये सभी लोग सीएम रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिहार की जो सामाजिक स्थिति थी वो कहीं काफी ज्यादा खराब थी, और इसीलिए शायद बिहार की राजनीति में विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है कभी। मैं आपको बताऊं उद्देश्य जी, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है जाति। भूमिहार, सवर्ण, दलित, यादव, मुस्लिम, ये जिस प्रकार से जातियों में बांट करके किसी भी पार्टी ने आज तक विकास की राजनीति को तवज्जो नहीं दी, जाति की राजनीति को तवज्जो दी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, बिहार के लोग भी नहीं चाहते कि विकास की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में चुन करके आए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बिहार के लोग भी जातिवाद के उस नशे में, जातिवाद के उस भंवर में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, उस दलदल में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि वो अब बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए 2005 में जब लालू यादव के राज से एनडीए का राज आया, उसमें काफी हद तक सुधार है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जब से एनडीए की सरकार बनी है, विशेष राज्य की मांग हो जा रही है। नहीं हुआ जी, विशेष राज्य की मांग जरूर कर रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, बीजेपी केंद्र सरकार कहती है कि हम विशेष राज्य के समानांतर ही पैकेज जो है वो बिहार के राज्य को दे रहे हैं। तो बिहार की आर्थिक स्थिति खराब है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र बहुत कम है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा उद्देश्य जी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1 किलोमीटर में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं।
आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं बिहार के अंदर, और बिहार की जनसंख्या है 12 करोड़। बिहार के समानांतरी झारखंड है जिसकी जनसंख्या है 4 करोड़। कहाँ 4 करोड़ और कहाँ 12 करोड़। और जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के अंदर भी थोड़ी दिक्कत आई कि खनिज जो संसाधन थे वो झारखंड में ज्यादा चले गए, बिहार में कम रहे। ये भी एक बड़ा कारण है। तो बिहार के लोग जो है वो पर्यटन रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये भी आपने देखा है। तो तमाम जो कारण है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हाल बिहार में बहुत ज्यादा खराब है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है, नकल प्रकरण वहां चलते थे, लेकिन उसमें अब काफी हद तक सुधार आया है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है। किसी भी चीज में परिवर्तन रातों रात नहीं आता है जी, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। उद्देश्य अवनीश जी आप बताइए, विकास का क्या चक्कर है बिहार में? बिहार में विकास होगा या नहीं, या ऐसे ही बिहार करेंगे आप? विकास तो होगा। कब होगा? लगता है अभी चुप है अवनीश जी, क्योंकि इनके पास भी जवाब नहीं है कि बिहार का विकास कब होगा। तो आखिरी बिंदु कुछ समय में राकेश जी, आपके एक महत्वपूर्ण बिंदु चाहूंगा कि जो ये सियासी हलचल चल रही है, इसका अंतिम चरण जो एलजेपी की मैं बात करूंगा इस समय, क्योंकि सबसे गर्म मुद्दा एलजेपी का चल रहा है, इसका अंतिम एक तरीके से निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए आपके अनुसार, कि क्या होगा तब जाके ये सियासी हलचल बंद होगी? देखिए, अब ये बात है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में। ये सारा जो ताम झाम चल रहा है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का चल रहा है। जेडीयू क्या है, हमलावर है। जेडीयू चाहता है अपने कोटे के 3 मंत्री, क्योंकि जेडीयू के 16 सांसद। जेडीयू के हिसाब से 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद चाहिए जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में। रामविलास पासवान की मृत्यु के कारण जो सीट खाली हुई है वो चाहिए एलजेपी को। जेडीयू चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो सीट एलजेपी को ना मिले। मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी दिक्कत है ये। और मैं आपको बताऊं, दिक्कत पशुपति कुमार पारस से नहीं है, दिक्कत प्रिंस राज से नहीं है, वीणा देवी से दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को दिक्कत है चिराग पासवान से, और इसलिए चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि एलजेपी के बाकी नेता इस बात, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहूंगा, विधानसभा चुनावों के दौरान चिराग पासवान पर अभी आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान ने अपने ही चाचा की बात को नहीं सुना। यानी कहीं ना कहीं जब वो हमलावर थे नीतीश कुमार पर, तो इनकी पार्टी इस बात का समर्थन करती थी कि आपको नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं होना चाहिए, लेकिन चिराग ने किसी की बात को सुना नहीं, और उसका परिणाम आज ये। बिल्कुल। अवनीश जी, आप भी कुछ अंतिम क्षण में कुछ बोलना चाहेंगे इस बिंदु के बारे में कि सियासी हलचल कब मिटेगी आपकी पार्टी में? एलजेपी के प्रवक्ता हैं, बोलिए साहब। लुट गई। हलचल तो राजनीति में हमेशा लगा रहता है। हलचल समय आने पर बिल्कुल ऐसी हलचल जो विकास को ही ले डूबी। सही है, सही बोले अवनीश जी। विकास तो हमारी नजर में नहीं हो सकता है, आपकी नजर में डूब गई हो, क्योंकि आप जो बताएं उसके अनुसार नहीं, वो जनता चुन रही जिसको जिस हिसाब से, उस हिसाब से राजनीति तय हो रही है। आप बताने के अनुसार नहीं, बिहार में हो रहा काफी अच्छा हो रहा है इसलिए। बिल्कुल, आपका कहना भी एक तरीके से सही है कि हम किसको दोष दें, आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या होगा। तो देखा आपने कि इस बात का जो बिहार में चल रही सियासत है, सियासी हलचल बोले, आपसी लड़ाई झगड़े बोले, या इनकी भाषा में कहे पारिवारिक झगड़े बोले, कुछ भी कह लीजिए साहब, जनता को तो विकास चाहिए जो जनता को मिल नहीं रहा है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जितना हो सके उतना विकास करिए, आपसी झगड़ों को थोड़ा साइड रखिए। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही अधिक जानकारी और खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।